पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्टोरिक एंगेजमेंट। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का विजिट और उसमें अहम मुआहदे और टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसहाक डार के बांग्लादेश के इस हिस्टोरिक विजिट में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश ने और किन किन मुआहदों से भारत को परेशान हो जाना चाहिए। हम देखेंगे कि आखिर इसहाक डार ने वहां पर वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से क्यों मुलाकात की है, इसका क्या एजेंडा है। हम इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो हिस्टोरिकल रियलिटीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि ये पूरा मामला समझने में मदद मिले। और साउथ एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये एंगेजमेंट कौन सी नई इक्वेशन सेट करेगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश की सॉइल पर कदम रखा है और बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर जितनी भी अहम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे इंगेज किए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको भारत भी देख रहा होगा। यानी इस बार पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश के हुक्मरानों से मुलाकात नहीं की बल्कि ऑपोजिशन लीडर्स, जमाते इस्लामी, बीएनपी और यूथ के लीडर्स से भी मुलाकात की है, जिन्होंने करंट सेटअप बनवाने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। इसहाक डार के साथ पाकिस्तान का एक अच्छा खासा वफ्द था जिसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और डिप्लोमेट्स शामिल थे और उन्होंने अपने अपने काउंटर पार्ट्स से मुलाकातें की हैं। बिजनेस बढ़ाने पर बातचीत हुई है और ओल्ड कनेक्शंस को रिवाइव करने की बात हुई है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पुराने भाईचारे को दोबारा जिंदा करने की बात हुई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। और इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को टॉपल किया है उनकी आम आवाम ने, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है और बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात डाउनफॉल का शिकार हैं। और इस हवाले से हमने पिछले एक साल में बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को, चाहे मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हो, चाहे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ताल्लुकात हो या और दूसरे ट्रेड कनेक्शंस। हमने इसको बहुत डिटेल में कवर किया और साथ ही हमने बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो फासले आए हैं उनको भी कवर किया है कि किस तरह मोहम्मद यूनुस ने गाहे बगाहे अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है भारतीय सरकार के लिए, उनके मीडिया को लताड़ा है कि किस तरह उनका मीडिया प्रोपेगेंडा करता है हमारे बारे में और किस तरह वो शेख हसीना वाजिद को पनाह दिए हुए हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का करीब आना बहुत नेचुरल है। और यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज की है, ना सिर्फ उनके जो करंट रूलर्स हैं, इसके अलावा बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया जिसकी लीडर हैं, उनसे मुलाकात हुई है और पुरानी दोस्तियों पर बातचीत हुई है। जब खालिदा जिया पाकिस्तान आई थी 2006 में, मुशर्रफ का दौर था और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे और इनफैक्ट उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। खालिदा जिया की बात करें तो इनकी और इनकी फैमिली की बड़ी चपकलिश रही है शेख हसीना वाजिद और उनकी फैमिली से। बांग्लादेश जब बना था तो उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट था और शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली को जिस तरह कत्ल किया गया वो हमारे सामने है। वहां पर कई मिलिट्री कूज लगे, एक मिलिट्री टसल रही और शेख हसीना वाजिद उस वक्त चूंकि इंग्लैंड में पड़ रही थी इसलिए उनकी जान बच गई और उनकी पूरी फैमिली को उड़ा दिया गया। और उनका हमेशा से यही स्टैंस था कि प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स ने उनकी फैमिली और उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल किया था। नो डाउट बांग्लादेश अपनी क्रिएशन के बाद बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान और भारत की प्रॉक्सिस का शिकार रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों ने बांग्लादेश को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन शेख हसीना वाजिद चूंकि बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान थी, उनकी खालिदा जिया से टसल चलती रहती थी। और 2009 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं और उसके 5 साल बाद यानी जब उनकी दूसरी टर्म आई और मोदी साहब की पहली टर्म आई, तब भारत ने एक बड़ा मजबूत प्लान बनाया कि किस तरह परमानेंटली इनको अपने साथ में लाया जाएगा। और वही हमने देखा कि 10 साल किस तरह वो भारत के शिकंजे में रही हैं और भारत की मर्जी के बगैर कोई बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाता था और पाकिस्तान को बांग्लादेश ने टोटली साइडलाइन कर दिया। जो मुशर्रफ दौर तक थोड़ी बहुत इंगेजमेंट होती रही वो बिल्कुल खत्म हो गई। पाकिस्तान भी डिक्लाइन पर था 2009-10 में और बांग्लादेश को भारत ने अपनी तरफ कर लिया। लेकिन यहां पर भारत एक बहुत बड़ी गलती कर गया। भारत ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की शेख हसीना वाजिद और उनकी सरकार पर, यानी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी।
पाकिस्तान ने ऑन दी अदर हैंड अपने खैर सगाली के जज्बात जारी रखे बांग्लादेश के पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर, जिसमें जमात इस्लामी है, BNP है, इवन इमरान खान ने कोशिश की कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से इंगेज किया जाए। लेकिन मोदी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं आते थे। लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पीपल टू पीपल कनेक्शन था वो मजबूत होता गया, और ये हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किस तरह बांग्लादेश की अवाम और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे से मोहब्बत दिखाती है। ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज था। ये इतना बड़ा लेवरेज था कि वहां पर अब आम सेंटिमेंट की बात करें तो भारत के मुकाबले में ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से खैर सगाली के जज्बात हैं। हालांकि भारत ने पिछले 10 सालों में कितनी वहां पर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मेन एजेंडा था कि शेख हसीना वाजिद उनके कंट्रोल में रहे और सारी पॉलिसीज हमारे अप्रूवल के बाद बनाएं। पाकिस्तान की इस स्ट्रेटजी को अल्टीमेटली कामयाबी हासिल हुई जब हमने देखा पिछले साल 2024 में किस तरह वो अपने फाउंडर के ही मुजस्मे गिरा रहे थे और बांग्लादेशी खुलेआम ऐलान कर रहे थे कि ये एक नया बांग्लादेश है। उन्होंने अपने फाउंडिंग फादर्स के मुजस्मों को उड़ाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये शेख हसीना वाजिद और उसके वालिद का बांग्लादेश नहीं है, ये हमारा बांग्लादेश है। इवन शेख हसीना वाजिद ने पिछले साल इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में इनको गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की कि शायद इस तरह इनको कोई कामयाबी मिल जाएगी नैरेटिव वाइज। इनको रजाकार कहा गया, यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 में। लेकिन उन प्रोटेस्टर्स ने कहा कि ठीक है, तुम हमें रजाकार कह रही हो, हम रजाकार ही सही। उन्होंने अपने माथों पर रजाकार की पट्टियां बांध ली और अपनी फेसबुक डीपीज रजाकार वाली लगा ली, यानी उस टॉन्ट को उन्होंने ताज समझकर अपने सर पर पहन लिया। यहाँ से बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ और पता लगा कि पाकिस्तान के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, स्पेशली बांग्लादेश की यूथ में। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों की पॉपुलेशन में ज़्यादा हिस्सा यूथ का है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शेख हसीना वाजिद के बाद बांग्लादेश की जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसने सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत अच्छा किया है। इवन उनके कुछ लोगों के दिलों में अगर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात थे भी, लेकिन उन्होंने देखा कि यूथ क्या कह रही है और यूथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहती है, और इसलिए हमने देखा कि बांग्लादेश ने फिर अपने ताल्लुकात का आगाज़ किया है। चंद माह पहले हमने देखा था प्रॉपर बायलैटरल टॉक्स का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। इसके अलावा मिलिट्री टू मिलिट्री विजिट्स भी हुए थे, और मिलिट्री विजिट्स भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन है। भारत अब ये समझता है कि ISI को एक बार फिर ओपन ग्राउंड मिल जाएगा कि वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया कार्रवाई कर सकें। खालिदा ज़िया के अलावा इसहाक डार ने बांग्लादेश की जमात इस्लामी के लीडर्स से मुलाकात की और पूरे पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली के जज्बात शेयर किए उनके साथ। जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से उनकी रेजिडेंस पर मुलाकात की। बांग्लादेश की जमात इस्लामी पर भारत हमेशा यही इल्ज़ाम लगाता है कि ये पाकिस्तानी एजेंट्स हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि हम चाहे बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में, हमारी आइडियोलॉजिकल बेसिस एक ही हैं, हमारा मज़हब एक ही है और हमारी जो जद्दोजहद है उसकी नज़रियात एक ही हैं, लिहाजा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इस बेसिस पर भारत और उनके पिट्ठुओं ने इनको बांग्लादेश का गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की हुई है डिफरेंट जगहों पर, और शेख हसीना वाजिद उसकी सबसे बड़ी इनेबलर थी, जिन्होंने बांग्लादेश में जमात इस्लामी के कारकुनों को फांसी देना शुरू कर दी और कई लीडर्स को मौत के घाट उतार दिया। शेख हसीना वाजिद की इस पॉलिटिकल वेंजनेंस की वजह से बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने सियासी इंतकाम की आड़ में बहुत से लोगों को निशाना बनाया और एक एक करके सबको अपने खिलाफ करती गईं, और उसका रिजल्ट हमने फिर पिछले साल देखा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश के डिप्टी लीडर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर का कहना था कि हमने पाकिस्तान से बातचीत की है कि किस तरह दो ब्रदर इस्लामी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है और रीजनल कनेक्टिविटी में दोनों मुल्क किस तरह एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। BNP की खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान की बिगड़ती हुई सेहत के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया। ये सारे शेख हसीना वाजिद के दौर में लंबी लंबी जेलें काट चुके हैं और इनकी अब बहुत बुरी हालत है। इन्होंने बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेलों में गुजार दिया, जिसने बांग्लादेश में बहुत सी नफरतों को जन्म दिया है। इस वक्त बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो ये सारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी या BNP खालिदा ज़िया वाली, ये इलेक्शंस डिमांड कर रही हैं।
जबकि बांग्लादेश की मेजॉरिटी यूथ का कहना है कि अभी मोहम्मद यूनुस को मुल्क का सरबराह रहने दिया जाए, क्योंकि वो एक इनकलाब टाइप सिचुएशन के बाद इमर्ज हुए हैं, लिहाजा मुल्क को थोड़ा स्टेबलाइज होने दिया जाए। दूसरी तरफ उनकी आर्मी में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हो जाने चाहिए ताकि जो टफ डिसीजंस हैं वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सके। जबकि बांग्लादेश में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि करंट सेटअप भी अवामी मर्जी का ही है, लिहाजा इनको कुछ टाइम दिया जाए। और इसके अलावा बांग्लादेश की यूथ को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से करप्शन का भी डर है। बिल्कुल साउथ एशियन पैटर्न है, वहाँ भी करप्शन होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। लोगों ने इनकी लड़ाई देखी है बीएनपी और अवामी लीग की, लोग उसका रीप्ले नहीं देखना चाहते, लिहाजा लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा अमन आने दें, स्टेबलाइज होने दें, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं। अभी हमारे लीडर मोहम्मद यूनुस हैं। मोहम्मद यूनुस की भी बात करें, पिछले दिनों ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाई है, चाइना की तरफ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और चाइना की सरजमीन पर खड़े होकर इन्होंने भारत को पैगाम दिया था कि वी आर द गार्डियंस ऑफ बे ऑफ बंगाल, हम इन समंदरों के मुहाफिज हैं, लिहाजा भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स को मैं इन्वाइट करता हूँ कि हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करें। चाइना इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करेगा, आप उस डेवलपमेंट में शरीक हों। इस बयान ने मोदी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, जिसके बाद मोदी ने बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीन ली थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं डिटेल्स। इसके अलावा इसहाक डार की मुलाकात नेशनल सिटीजन पार्टी से भी ये यूथ का वो ग्रुप है जिन्होंने शेख हसीना वाजिद सरकार को टॉपल करने में एक अहम किरदार अदा किया था और जो एक इनकलाब टाइप सिचुएशन थी उसके लाने में अपना किरदार अदा किया था। और ये ज़्यादातर यंग नौजवानों पर मुश्तमिल पार्टी है और इन्होंने ही मोहम्मद यूनुस को मुल्क की बागडोर संभालने के लिए नॉमिनेट किया था और आर्मी ने इनकी बात सुनी थी। नेशनल सिटीजन पार्टी। इसके अलावा इसहाक डार के इस विजिट में एक और चीज़ देखने को भी मिली। जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो वहाँ एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ का। अनरिजॉल्व्ड इशू यानी बांग्लादेश हमेशा पाकिस्तान से डिमांड करता है कि पाकिस्तान एक फॉर्मल अपॉलजी करे 1971 के हालात की, जो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं। वहाँ पर इसहाक डार ने कहा कि हम दोनों ब्रदरली मुल्क हैं, हम दोनों को अपने इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए और 2 जगहों पर हमने इन इश्यूज़ को सेटल किया यानी माफ़ी मांगी है। 1974 के मुआहदे की याद दिलाई उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया था जब भुट्टो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे थे और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान थे। और इसके अलावा इसहाक डार ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट परवेज़ मुशर्रफ की अपॉलजी का भी जिक्र किया कि उन्होंने क्लियर अल्फाज में बांग्लादेश से माफ़ी मांग ली थी और जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया था, लिहाजा अब हमें भाइयों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश में अभी भी किसी लेवल पर यह सेंटिमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान को एक प्रॉपर अपॉलजी करनी चाहिए, बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान का ये स्टैंस है कि हिस्ट्री में ये 2 बार हो चुका है। दोनों ममालिक ने सार्क को रिवाइव करने पर भी इत्तफाक की है। सार्क वो प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत हमेशा रुकावट डालता है और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सार्क की कमी को अब शायद चाइना पूरा करने जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ। अगर सार्क फंक्शनल नहीं होती तो उसका कोई मुतबादिल निकाला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये ख्वाहिश है कि सार्क को रिवाइव होना चाहिए, साउथ एशिया के मैटर्स को मिल बैठकर हल करना चाहिए। लेकिन भारत एज अ बुली स्टेट इन सारे ममालिक को कुछ नहीं समझता जो सार्क का हिस्सा है। अब बात करते हैं उन 6 एग्रीमेंट्स की जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुए हैं और उनमें से 1-2 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो भारत की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा की जो शर्त है वो अब ख़त्म कर दी जाएगी, यानी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर अब वीज़ा फ्री एंट्री होगी दोनों ममालिक में एक दूसरे के लिए। ये चीज़ भारत को तंग करती है क्योंकि भारत का ये ख्याल है कि इससे ISI को एक ओपन ग्राउंड मिल जाएगा बांग्लादेश के अंदर और ISI के एजेंट्स बांग्लादेश के अंदर दनदनाते फिरेंगे। बांग्लादेश का ये मैप देख लें आप, किस तरह भारत ने चारों तरफ से इनको घेरा हुआ है। बांग्लादेश की अब अपनी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पर चाइना को इन्वॉल्व किया जाए, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो थ्रेट भारत इनको पोज करता है, जिस तरह भारत इनको थ्रेटन करने की कोशिश करता है, उसको काउंटर किया जा सके। इसके अलावा एक MOU साइन हुआ है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे, यानी एक दूसरे की रिसर्च से फ़ायदा उठाएंगे। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक स्ट्रेटेजिक स्टडीज से है।
अब आप समझ सकते हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का ज़्यादातर ताल्लुक मिलिट्री स्टडीज़ से होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अमेरिका वगैरह में तो सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की बात हो तो ये ज़्यादातर मिलिट्री कंट्रोल्ड होती है। तो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स होते हैं, सिविलियंस और मिलिट्री, जो हर वक्त हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि किस जगह पर कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए और किसको काउंटर करना चाहिए और कहाँ पर आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सी रिसर्च जो कि रॉ के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि रॉ भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। पाकिस्तान और बांग्लादेश उनके मुकाबले में यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक रिसर्च को कंबाइन करना चाहते हैं, यानी मिलकर उसमें कोलैबोरेशन चाहते हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके दरमियान भी ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा, उसमें भी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, यानी मीडिया कोऑपरेशन में भी इजाफा देखा जाएगा। दोनों मुल्कों की फॉरेन सर्विसेज अकेडमीज के दरमियान भी एक MOU साइन हुआ है, वहां पर भी एक दूसरे की मदद की जाएगी। इसके अलावा ट्रेड पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा और इसके साथ ही एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट एक दूसरे के मुल्कों में ज़्यादा विजिट कर सकेंगे। एक दूसरे के मुल्कों में ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा मिलकर। ये मीटिंग्स बहुत ही दोस्ताना और कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में हुई हैं और दोनों तरफ से एक ख्वाहिश मौजूद थी पीस की और एक अच्छे फ्यूचर की। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में हाई लेवल एक्सचेंजेस में इजाफा होगा, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कनेक्शंस बढ़ेंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, एजुकेशन में ताउन बढ़ेगा और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर। और एजुकेशन की भी बात करें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए बहुत से स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को 500 के करीब स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगा जो पाकिस्तान में आकर हायर स्टडीज करेंगे। इसके अलावा रीजनल इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले तो आपस में रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। सार्क को बहाल करने का अज़म किया है। फ़लस्तीन और रोहिंग्या के इशू को भी डिस्कस किया गया और इस पर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। वो इश्यूज जिनको ये दोनों ममालिक सीरियस लेते हैं उन पर मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। जब बांग्लादेश का मिलिट्री वफ्द पाकिस्तान आया था आज से चंद माह पहले, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दोनों ने किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बगैर मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है और इसमें इशारा भारत की तरफ था कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर अपने ताल्लुकात को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक आज़ादाना पॉलिसी बनाई जाएगी पाकिस्तान और बांग्लादेश को। इसके अलावा दोनों ममालिक की जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्रीज हैं वो भी मिल बैठी हैं और ताउन बढ़ाने पर गौर किया है और दोनों सर जोड़कर बैठ गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है और किन फील्ड्स में कौन सा मुल्क एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। तो उस हवाले से अब काम हो गया है, अब प्रपोजल्स पेश किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ाने के। एक दूसरे के मुल्कों में मार्केट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और अपनी चीज़ें भेजी जाएंगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डायरेक्ट शिपिंग रूट्स हैं वो ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं और इसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशंस भी ओपन किए जा रहे हैं और इस हवाले से कराची और ढाका मेन रूट है जिसको बहाल किया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान एक गहरी शेयर्ड हिस्ट्री है जो कि सदियों पुरानी है, शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं, इस्लामिक हेरिटेज, सोशल नॉर्म्स और अदबी इजहार के हवाले से। इसमें दोनों ममालिक के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलहदा हो जाना उन ताल्लुकात को कभी नहीं तोड़ सकता। इसहाक डार का ये विजिट बहुत डाइवर्स और होलिस्टिक अप्रोच का हामिल था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात की है, ना सिर्फ पॉलिटिकल लोगों से बल्कि वहाँ के आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से, इंटेलिजेंशिया से, एकेडेमिया के लोगों से। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के साथ इतने डाइवर्स लेवल पर इंगेज करना और डेफिनेटली इसके पॉजिटिव असरात निकलेंगे। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बताया है कि हम देर पा और मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश पाकिस्तान के ख्यालों से कभी भी नहीं निकला। 1971 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। भारत ने बेशक वहाँ के एक हिस्से को तो अपना पपेट बनाया, लेकिन बांग्लादेश की बाकी सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए और अब इन ताल्लुकात में हम एक नया बाब देख रहे हैं। भारत का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत कोशिश करेगा बांग्लादेश में एंट्री की। पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि बांग्लादेश की सरहदें भारत से मिलती हैं और एक लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं भारत के साथ, लेकिन थैंकफुली वो नेपाल की तरह भारत की पोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं है।
बांग्लादेश के पास अपनी पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल का सारा इलाका ये कंट्रोल करते हैं। वो बांग्लादेश को एक अहम एज प्रोवाइड करती है और इस वीडियो में हमने देखा था कि इस रास्ते के जरिए चाइना भी आना चाहता है। चाइना अपने यूनान प्रोविंस के जरिए म्यांमार को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल तक आना चाहता है और पाकिस्तान भी इस रास्ते के जरिए बांग्लादेश के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। भारत डेफिनेटली ये भी सोचेगा कि फ्यूचर में इस ट्रेड को तंग किया जाए, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि एशिया के ये सारे मुल्क आपस में इकट्ठे हो जाएं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह। अब इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह चाइना भारत के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है और ये एक मौका हो सकता है पूरे साउथ एशिया के लिए कि आपस में कनेक्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए भारत को समझाना ज़रा मुश्किल होगा। भारत बड़ी पावर के आगे तो झुक जाता है, लेकिन छोटी पावर्स को बुली करने की आदत है उसे, तो इसलिए नियर फ्यूचर में वो शायद सार्क को कभी भी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन बाकी ममालिक को समझ आ रही है और चाइना इसमें एक लीडिंग किरदार अदा कर रहा है और नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ BRI को आगे लेकर चल रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में ये जो रीसेट देखने को मिल रहा है ये कितना देरपा और मजबूत है। क्या फ्यूचर में भारत बांग्लादेश को अपनी साइड पर कर लेगा या आपके ख्याल में ये पूरा खित्ता कनेक्ट हो जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भारत की रुकावट मौजूद नहीं होगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।